Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Hello and very warm welcome to all the listeners and viewers of Sports 360, and you're tuned into Dhanak FM 94. What a sequence of events on Super Sunday. Deja vu Pakistan. When you're pushed against the wall and you have got nothing to lose, then you realize it's time to play fearless cricket and play with freedom. Who would have thought 2 weeks ago that a team sitting at 5th place with 2 points, losing its first 2 matches, could reach the semi-finals? Yes, this is what Pakistan cricket is. The unexpected, the most unpredictable team. On their day, they can be the best of the best. So we wish Pakistan cricket team all the best, क्योंकि पाकिस्तान का सेमीफाइनल होने जाएगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड. तो ये जबरदस्त आज की जो सुबह से सारे लोगों को इंतजार था. कल का प्रोग्राम हम करके गए थे तो कहा था कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है. आज 3 मैचेस खेलने. सबसे पहला मैच सुबह के 5 बजे, नेदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका. जी हाँ, साउथ अफ्रीका को ऐसे नहीं टैग लगा उनके नाम के साथ कि चोकर्स, कि जहाँ क्रंच मैचेस आते हैं, जहाँ बड़े मैचेस आ जाते हैं, वहाँ वो छोटी टीम से या वैसे भी हार जाते हैं. लक उनके साथ नहीं है और वही हुआ. हमने देखा कि आज नेदरलैंड ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ा, हम एहसान ही कहेंगे. और एक और चीज़, एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी बड़ी ज़बरदस्त वायरल हुई है. और वो वीडियो क्या है कि नेदरलैंड की कैप्टन ग्राउंड से बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ग्राउंड के अंदर आ रही है और नेदरलैंड के जो कैप्टन है स्कॉट एडवर्ड्स, वो पाकिस्तान के बाबर आजम को कह रहे हैं कि मेक श्योर यू विन सो दैट वी कैन क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप एंड वी कैन फिनिश ऑन 4th. तो ये उनकी इंस्ट्रक्शन या आपस की इन दोनों की डिस्कशन थी कि वो बाबर आजम को कह रहे हैं कि यार अब ये मैच जरूर जीत जाना बांग्लादेश के अगेंस्ट. और पाकिस्तान का बांग्लादेश से जीतने का फायदा नेदरलैंड को हो रहा था कि वो पाकिस्तान के ग्रुप में 4थे नंबर पे आ गई और 4थे नंबर पे आने की वजह से नेदरलैंड अब जो है नेक्स्ट जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए डायरेक्टली क्वालिफाई कर गया है, बल्कि और उसे क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलना पड़ेगा. एक क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस दूसरी टीम को किस तरह अफेक्ट कर सकती है, और वही हमने देखा कि नेदरलैंड के साउथ अफ्रीका को हराने की वजह से पाकिस्तान के पास चांस, अदरवाइज अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता तो साउथ अफ्रीका थ्रू हो जाता फॉर द सेमीफाइनल. तो लक वाज ऑन पाकिस्तान साइड और पाकिस्तान बीट बांग्लादेश. लेकिन सबसे पहले आज जो सुबह मैच खेला गया उस मैच की डिटेल आपके साथ जरूर शेयर करेंगे. कि बैटिंग फर्स्ट नेदरलैंड 158 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स और उनकी तरफ से स्टीफन मार्बर्ग 37 of 30 balls with the help of 7 fours. Then Max O'Dowd, he made 29 of 31 balls, hitting 1 6 and 1 4. Tom Cooper एक ज़बरदस्त इनिंग इस टूर्नामेंट में खेल चुके हैं. He made 35 of 19 balls. जी हाँ, सिर्फ 19 गेंदों पे 35 रन, जिसमें 2 छक्के और 2 चौके शामिल हैं. और फिर Colin Ackerman remain unbeaten on 41 of 26 balls, hitting 3 fours and 2 sixes. जबकि स्कॉट एडवर्ड्स जो उनके कैप्टन है made 12 of 7 balls, hitting 2 fours. इस तरह they finished at 158 for the loss of 4 wickets in their allotted 20 overs. और इनका जो रन रेट था that was 7.90. बहुत अच्छा. एक ऐसी टीम जो अभी फुल मेंबर भी नहीं है, वो अगर फुल मेंबर टीम के अगेंस्ट और पोटेंशियल वर्ल्ड कप विनर के अगेंस्ट इस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है तो फिर आपको दाद देनी पड़ेगी. और साथ साथ मैं कहूँ कि जिस तरह उन्होंने एक दूसरे के आपस में कन्वर्सेशन हुई बाबर और रिजवान की, तो पाकिस्तान अभी नेदरलैंड में 3 T20 मैचेस भी खेल कर आया है, तो शायद कोई टिप्स वहाँ पे भी शेयर हुई होंगी. और एक और पिक्चर जो है वो बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है और वो पिक्चर क्या है कि शाहनवाज धानी जो हर प्लेयर से, हर टीम से, हर जगह जाके मिलते हैं, उनकी एक पिक्चर है नेदरलैंड के साथ और उसमें कहा जा रहा है कि जी जो पाकिस्तान के ये नुमाइंदे, इनकी खैर सगाली जो है ना, ये बड़ी काम आई है और इसकी वजह से देखें नेदरलैंड ने आपके लिए मैच जीत लिया. तो बहुत सारे मीम्स तो बन रहे हैं. 158 रन जो बनाए नेदरलैंड ने, उसमें अगर साउथ अफ्रीकन बॉलिंग अटैक की बात की जाए तो वेन पार्नल 4 over 32 रन्स, नो विकेट. कगिसो रबाडा 3 overs and 37. मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि कगिसो रबाडा की वो पेस नहीं नजर आ रही, बड़े एक्सपेंसिव बॉलर नजर आ रहे हैं. साउथ अफ्रीका के एक वक्त में ही बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे, बल्कि नंबर 1 फास्ट बॉलर थे डेल स्टेन के बाद, लेकिन उसके बाद से बड़ा इनका डिक्लाइन है इनकी फॉर्म में और परफॉर्मेंस में. 37 in 3 overs अगेंस्ट नेदरलैंड, 12.33 रन्स पर ओवर और उसमें 7 चौके इनके बॉलिंग पे लगे, तो इनको टारगेट किया गया. इनके अलावा लुंगी निगिडी जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट 4 विकेटें हासिल की थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, मैन ऑफ द मैच बने थे.
आज वो भी एक्सपेंसिव नजर आए एंड ही आल्सो गेव अवे 35 रन्स इन हिज कोट ऑफ 3 ओवर्स। जो मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर थे अगर साउथ अफ्रीका के, तो वो थे एंड्रिक नोकिया। जी हाँ, 4 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। उनकी पेस के अगेंस्ट लग रहा था कि मुश्किल हो रहा है बैट्समैन का रन बनाने का, और डिफरेंस आपके सामने है। फिर केशव महाराज, उनके लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, इनको खिलाया गया तबरेज शमसी, जो लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स चाइनामैन बॉलर जिनको हम कह लें, उनकी जगह इनको खिलाया गया। तो उन्होंने 4 ओवर में 27 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, जबकि एडन मकरम ने भी 2 ओवर करवाए और 2 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और फिर बात करें चेजिंग अ टारगेट ऑफ 159 रन, साउथ अफ्रीका फेल शॉर्ट ऑफ 13 रन्स। जी हाँ, दे कुड ओनली स्कोर 145 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। एक छोटा टारगेट 159 और वो भी नेदरलैंड के अगेंस्ट, जब आप चेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बड़ी प्लानिंग होती है कि 10 ओवर में या पावर प्ले में किस तरह बैटिंग करेंगे कि विकेट्स ना गिर रही हो। एक ऐसा टोटल है जो आसानी से चेस किया जा सकता है कि कंसिडरिंग दी ऑपोजिशन बॉलिंग, लेकिन सब बातों के बावजूद विकेट गिरना शुरू होगी। और हमने देखा है दोनों मैचेस में कि जब पेस है बॉल पे तो आपका स्ट्राइक रेट जो है 122, और जब पेस आप जो चेंज ऑफ पेस करते हैं, स्लोअर वन करते हैं, उस पे आपका स्ट्राइक रेट है जस्ट 28। तो जब आपको स्लोअर बॉल पे रन नहीं बन रहे तो फिर आप तेज बॉल क्यों करें? तो यही, लेकिन अगर आपके पास एंड्रिक नोकिया जैसी एक्स्ट्रा स्पेस है तो उस पर तो हमने देख लिया कि रन नहीं बने। क्विंटन डी कॉक 13 रन बनाए ऑफ 13 balls, hitting 1-4 and 1-6, caught by Scott Edwards off the bowling of Klaasen। फिर टेम्बा बवूमा, इनकी फॉर्म हम कह रहे थे कि शायद पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग खेल के 36 रन की वापस आ गए होंगे, लेकिन आज फिर वही नजर आया। इनको बोल्ड कर दिया वैन मीक्रम ने फॉर जस्ट 20 of 20 balls। इनके अलावा फिर रायरी रूसो, एक उनकी इनिंग नजर आई, लेकिन उसके बाद से इस टूर्नामेंट में कोई ऐसी सिग्निफिकेंट इनिंग अभी तक वो खेल नहीं पाए। Scored 25 of 19 balls, hitting 2 fours। एडन मैक्रम scored 17 of 13 balls। और फिर डेविड मिलर, जो पिछला मैच नहीं खेल पाए थे, अनफिट थे, उनको रेस्ट कराया गया था, आज खिलाया गया, लेकिन आज भी वो रन्स नहीं बना सके 17 गेंदों पे 7। इनका कैच बहुत ज़बरदस्त है, वंडर मर्व ने पकड़ा। और वंडर मर्व के बारे में मैं बता दूं कि ये पहले साउथ अफ्रीका की तरफ से खेल चुके हैं, लेकिन उसके बाद से फिर इन्होंने नेदरलैंड की जाके नेशनैलिटी ली और आज नेदरलैंड की तरफ से खेलते हुए डेविड मिलर का कैच पकड़ा। और उसके बाद से सेलिब्रेशंस इनकी बता रही थी कि कितने खुश हैं कि एक ज़बरदस्त प्लेयर को आउट किया, और उसके बाद से मैच का नक्शा बदलता गया। हेनरिक क्लासन ने 21 स्कोर किया ऑफ 18 balls। ही ऑल्सो हिट जस्ट 1-6। वेन पार्नल कॉट बिहाइंड लेफ्ट ऑफ स्टंप के बाहर एक एक्सपेंसिव ड्राइव खेल रहे थे, काफ़ी वाइड बॉल थी, स्निक हुआ और फिर विकेट कीपर के हाथों। केशव महाराज, मैं कहूँगा कि उनकी इंजरी हो गई थी, हैमस्ट्रिंग कह लें, उनसे रनिंग नहीं हो रही थी, और स्कोर्ड ओनली 13 of 12 balls। Kagiso Rabada remained unbeaten of 9, while Henrik Nokia made 4 runs। इस तरह in their allotted 20 overs, South Africa could only score 145 runs for the loss of 8 wickets। अब अगर बॉलिंग की बात की जाए नेदरलैंड की, तो नेदरलैंड की तरफ से फ्रेड क्लॉसन 4 overs 20 runs and 2 wickets। Paul Van Meekram 3 overs 33 runs and 1 wicket। Colin Ackerman 3 overs 16 run, no wicket। रोलन वंडरमर्व 2 ओवर 19 रन दिए इन्होंने, थोड़े एक्सपेंसिव थे, ऑब्वियसली स्पिनर जब बॉल करने आया तो थोड़ा उसको टारगेट किया गया। ब्रेंडन ग्लूवर 2 ओवर में 9 रन दिए और 3 विकेटें हासिल कर ली। फिर लोगन वैन बीक 3 ओवर में 23 रन और बस डलीट 3 ओवर में 25 रन देकर 2 खिलाड़ी को आउट किया। तो ये परफॉर्मेंस थी नेदरलैंड की, और नेदरलैंड की तरफ से एक ज़बरदस्त विक्ट्री नजर आई। हमने देखा कॉलिन एक्करमैन को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। तो ये पहला मैच था, सुबह 5 बजे बड़ा वेट किया लोगों ने, जल्दी उठ कर के यार इस मैच का रिजल्ट अगर नेदरलैंड जीत जाता है तो पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। लेकिन उसके बाद ज़रूरी था कि पाकिस्तान को अपने जो मैच खेला जाना था अगेंस्ट बांग्लादेश, वो मैच पाकिस्तान ज़रूर जीते। और फिर जिस तरह देखा कि बांग्लादेश ने टॉस जीत लिया, और टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग की बांग्लादेश ने, तो यहाँ फिर थोड़ा सा हमें नजर आया कि यार पाकिस्तान अगर टॉस जीत लेता तो एडवांटेज था, लेकिन इस ग्राउंड पे 11 मरतबा टॉस जीतने वाली टीम मैच हार चुकी है, और आज भी वही हुआ कि बांग्लादेश ने टॉस जीता और वो मैच हार गई।
Winning the toss and opted to bat first, Bangladesh scored just 127 runs for the loss of 8 wickets. स्टार्ट में कहूंगा कि लिटन दास थोड़ा चार्ज करना शुरू किया क्योंकि वो मैन इन फॉर्म उनकी तरफ से वाहिद उनके ऐसे बैट्समैन हैं जो इस टूर्नामेंट में आके बड़ा अच्छा उन्होंने एक्सप्लोसिव इनिंग भी खेली. कुछ शाहीन शाह अफरीदी को चार्ज भी किया, एक मिड विकेट छक्का भी लगाया, लेकिन it could only score 10 runs of 8 balls. और guess what कि इनको शाहीन शाह अफरीदी ने ही आउट किया, कॉल्ड बाय शान मसूद. तब इनका स्कोर क्या था फॉल ऑफ विकेट में अगर आपको बताऊं साथ ही साथ कि पहली विकेट जो है वो लिटन दास ही थे. जब बांग्लादेश का स्कोर था 21 2.5 ओवर में तो लिटन दास आउट हो गए. उसके बाद सोमिया सरकार आउट हुए. 6 ओवर्स की बात की जाए तो 6 ओवर में इनका टोटल अगर पावर प्ले में देख लिया जाए कि बांग्लादेश ने पावर प्ले में कितने रन्स बना लिए थे तो बांग्लादेश ने पावर प्ले में 40 रन्स बनाए फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. अच्छा स्टार्ट आप कह सकते हैं कि अगर पावर प्ले में कोई टीम विकेटें नहीं इतनी लूज कर रही तो फिर बेहतर है उसके लिए, क्योंकि बुरा नहीं है. और वही हमने देखा कि 40 for 1 इन 6 ओवर्स और उनकी 50 कंप्लीट हुई इन 7.3 ओवर्स. और अगर ड्रिंक्स ब्रेक की बात की जाए, हाफवे मार्क की बात की जाए तो बांग्लादेश वर वेरी वेल प्लेस्ड, विकेट्स इन हैंड ऑब्वियसली, और 70 रन्स ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट. और लग रहा था कि ये आखिरी 10 ओवर में अगर 80-90 रन इन्होंने और कर लिए तो 160 के करीब ये रन्स बना सकते हैं. लेकिन वहां फिर ब्रेक लगाया पाकिस्तान ने और विकेट स्टार्टेड टम्बल. इनफैक्ट 100 रन्स इनके कंप्लीट हुए इन 15.1 ओवर. तो 10वें से लेकर 15वें ओवर 5 ओवर में पाकिस्तान ने सिर्फ 29 रन. उसका फायदा क्या हुआ कि बांग्लादेश के ऊपर साथ साथ प्रेशर चढ़ता रहा और उस 100 रन के अंडर पाकिस्तान ने उनकी विकेटें कितनी ले ली थी ये भी आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है कि टेम्पो उनकी इनिंग का ब्रेक हो गया था. शादाब खान बड़े क्रूशल हैं और उसके बाद फिर शकीबुल हसन आया. उनका लेग बिफोर थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल बना है कि उन्होंने इतराज किया, लेकिन रिव्यू हुआ और थर्ड अंपायर ने जो DRS और बाकी फैसिलिटीज हैं टेक्निकल उनको देखते हुए, टेक्नोलॉजी को देखते हुए डिक्लेयर किया कि वो आउट है. और उस पर उन्होंने कम गुस्से का भी इजहार किया कि बैट से लग के टो एंड पे लगी है, लेकिन नज़र नहीं आया कि उस एक ही टाइम पे उनका बैट लग रहा था ज़मीन पे या बॉल लग रही थी उनके टो पे. तो इसलिए अंपायर ने, क्योंकि पहले फैसला दे चुके थे, इसलिए ऑन फील्ड अंपायर के फेवर में फैसला दिया और इस तरह शकीबुल हसन जो है वो 0 पे बोल्ड हो गए. ये बड़ी क्रूशल विकेट थी. अगर शकीबुल हसन स्टैंड करते नजमुल हसन शांतो के साथ जो खेल रहे थे शॉट्स के लिए, नजमुल हसन शांतो को भी चांस मिला शुरू में ही. शादाब खान से कैच ज़रूर उनका ड्रॉप हो गया था, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उन्होंने 48 गेंदों का सामना किया, 54 रन बनाए, 112 का स्ट्राइक रेट, कोई इतना ज़्यादा नहीं था. लेकिन ये इतने छोटे टोटल में अगर कोई प्लेयर 50 रन बनाता है तो फिर ऑब्वियसली बाकी टीम में उसको सब्सटेंशियल इनिंग कहा जाएगा. ये मेड 54 ऑफ 48 बॉल्स हिटिंग 7 फोर्स एंड ए स्ट्राइक रेट ऑफ 112. शकीबुल हसन आउट हुए तो फिर उसके बाद से अफीफ हुसैन बैटिंग करने हैं और फिर रेस्ट ऑफ द बैटिंग आप देख सकते हैं कि कोई ऐसी बड़ी इनिंग नहीं है. अफीफ हुसैन ने 20 गेंदों पे 24 रन बनाए, 3 चौके लगाए, लेकिन मुसद्दिक हुसैन 5, नूरुल हसन 0, तस्कीन अहमद 1, नसुम अहमद 7 और मुस्तफीज़ जो हैं वो 0 पे नॉट आउट रहे. इस तरह 127 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पे. पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी इंजरी के बाद वापस आकर पहला इनका ये T20 क्रिकेट में 4 विकेट्स हैं, 4 विकेट हॉल है. गिव अवे जस्ट 22 रन इन स्कोर ऑफ कैप्चरिंग 4 विकेट्स. इनके अलावा नसीम शाह थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप इनकी बॉलिंग एनालिसिस उठा के देख लें तो बड़े इकोनॉमिकल, 5 रन पर ओवर, 3 ओवर्स एंड 15 रन. मोहम्मद वसीम जूनियर 2 ओवर में 19 रन दिए, मैच को देखते हुए थोड़े से एक्सपेंसिव. 4 ओवर में हारिस रऊफ ने 21 रन दिए, 1 विकेट हासिल की. शादाब खान ने 4 ओवर में 30 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की. और इसी तरह इफ्तिखार अहमद ने भी 3 ओवर करवाए और उनके 3 ओवर में 15 रन बने और पाकिस्तान ने 1 विकेट भी हासिल की. और जवाब में जनाब चेजिंग टारगेट, पाकिस्तान अचीव द टारगेट इन 18.1 ओवर. 18.1 ओवर में पाकिस्तान ने टारगेट अचीव कर लिया फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट. लेकिन पाकिस्तान को ओपनिंग पार्टनरशिप जो थी वो एक और पाकिस्तान ने बड़े अरसे के बाद 50 रन की पार्टनरशिप की, लेकिन स्लो मैं कहूँगा. 10.3 ओवर्स में पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी 57 के स्कोर पे और पहली विकेट थी बाबर आजम की. फ्रस्ट्रेट बहुत मैं कहूँगा. एक स्पिनर को आप क्रॉस शॉट लगा रहे हैं, फुल लेंथ बॉल है, वही हुआ कि टॉप एज लगा और फिर आप शॉर्ट थर्ड मैन पे कैच आउट हो गए. तो बाबर का ये पूरा वर्ल्ड कप अब तक कोई इतना खास नहीं है. हम दुआ करेंगे कि बाबर एटलीस्ट सेमीफाइनल
में अच्छा परफॉर्म करें और फिर पाकिस्तान को फाइनल में लेके जाएं, वहाँ पे भी ऐसी बड़ी इनिंग खेले। तो देखते हैं कि बाबर क्या अपनी नेट प्रैक्टिस में और बेहतरी लाते हैं। नवाज बैटिंग करने आए और फिर नवाज जो है वो रन आउट हो गए, लेकिन उससे पहले रिजवान आउट हुए और रिजवान ने बनाए थे 32 रन ऑफ 32 बॉल्स, हिटिंग 2 4s and 1 6। ही वाज कॉट बाय नजमुल हसन चांतो ऑफ द बॉलिंग ऑफ इबादत हुसैन। ऑफ स्टंप के बाहर एक बॉल, उसको अगर कट करना है तो पूरा जोर से करें, फील्डर के ऊपर से करें, अदरवाइज ग्राउंड में करें। तो आपने तो जो पॉइंट पे फील्डर खड़ा है सीधे उसके हाथों में शॉट लगा दी और अपनी विकेट थ्रो कर दी। तो ये रिजवान की तरफ से गलती हो गई और फिर नवाज रन आउट हो गए, एक अननेसेसरीली रन। देखिए इतना बड़ा टोटल नहीं है कि आप चीके सिंगल लें, आपको अगर नहीं रन मिल रहा तो आप स्टे कर सकते। शॉर्ट कवर्स पे आपने खेला और लिटन दास ने पकड़ के एक ही एक्शन में थ्रो किया और आप शॉर्ट ऑफ क्रीज पाए गए, सिर्फ 4 रन बनाए। नवाज को हम बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर समझते हैं पाकिस्तान की, अगर बैटिंग की बात की जाए। किया है उन्होंने स्कोर, लेकिन आज वो नहीं चल सके। लेकिन आप इसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद हारिस की एंट्री, और मोहम्मद हारिस ने आते साथ ही गेम का नक्शा बदल किया। और क्या प्लेयर है यार, मैं कहता हूँ कि आपको अगर दिलेर होना तो फिर ऐसे ही बेशक आप आउट हो जाए, लेकिन जब आप शॉट लगाते हैं ना तो डबल माइंडेड नहीं होते, फुल फ्लैट शॉट जो भी आपने खेली। अगेन ही स्कोर्ड 31 ऑफ 18 बॉल्स, हिटिंग 1 4 and 2 6s। और एक वक्त था कि पाकिस्तान को 28 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे और तस्कीन अहमद बॉल कर रहे थे, ओवर स्टेप किया इन्होंने और शान मसूद बैटिंग कर रहे थे, ओवर स्टेप किया तो मोहम्मद हारिस सामने आ गए। और मोहम्मद हारिस के सामने आते हुए और आपको फ्री हिट मिल गई है तो उन्होंने एक छक्का लगाया ज़बरदस्त, मैं कहूँगा स्क्वायर लेग मिड विकेट के एरिया में। और जब फ्री हिट है और वैसे भी वो इतना निडर है, शॉट भरपूर शॉट खेलते हैं, और वो छक्का लगा तो इक्वेशन और इजी होगी पाकिस्तान के लिए। इफ्तिखार आए, लेकिन जब 7 रन रहते थे तब एक और एक्सपेंसिव शॉट खेलने गए मोहम्मद हारिस और शकीबुल हसन की बॉल पे थोड़ा सा डिसीव हो गए और डिसीव होने की वजह से बॉल हवा में चला गया और इस तरह वो कॉट बाय नसम ऑफ शकीबुल हसन, ही मेड 31 ऑफ 18 बॉल्स, आउट हो गए। 172 का आज का भी इनका स्ट्राइक रेट था। इफ्तिखार अहमद आए, पाकिस्तान को 2 रन चाहिए थे, इन्होंने कहा मैं छक्का लगा दूं, लेकिन कुछ ऐसा होता है आगे आपका दिन ना हो तो आपकी जो परफेक्ट शॉट होती है वो नहीं लगती, एग्जीक्यूट नहीं होती। कॉट बाय अगेन नजमुल हसन चांद ऑफ द बॉलिंग ऑफ मुस्तफिजुर रहमान फॉर जस्ट 1। शादाब खान आए और शान मसूद को आपको दाद देनी पड़ेगी कि ऐसा बैट्समैन जो टेक्निकली बहुत साउंड हो, जब आपके पास कोई इतना बड़ा टोटल ना हो तो इनसे कहें कि अपनी टिपिकल इनिंग खेलें, और वही उन्होंने खेल के 14 बॉलों पे 24 रन बनाए, 2 चौके, लेकिन 171 का है स्ट्राइक रेट। और सब पाकिस्तान ने टारगेट जो है 18.1 ओवर में मुकम्मल कर लिया और पाकिस्तान आर नाउ थ्रू टू द सेमीफाइनल्स। बांग्लादेश की बॉलिंग एनालिसिस देखी जाए तो तस्कीन अहमद 3 overs 26 रन 9 विकेट, नसुम अहमद 4 overs 14 रन 1 विकेट, जहां इन्होंने बड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग की। इनके अलावा शकीबुल हसन 4 over 35 रन 1 विकेट। और हमारे कॉलर थे अभी, उन्होंने कहा कि आप विमेन क्रिकेट की बात भी करें, विमेन क्रिकेट टीम ने भी बड़ा अच्छा आज परफॉर्म किया। आयरलैंड के खिलाफ मैच हो रहा है, आयरलैंड की विमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई हुई है और पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ मैचेस खेल रही है। सिद्रा अमीन ने डोमिनेट किया जनाब, और सिद्रा अमीन पाकिस्तान की सेकंड वनडे इंटरनेशनल खेला जा रहा है लाहौर में, क्योंकि ये सारे मैचेस लाहौर में हैं। और उस मैच का रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम ने आयरलैंड की क्रिकेट टीम को 9 विकेटों से शिकस्त दी है। और स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर करते हैं कि पहले बैटिंग करते हुए आयरलैंड की टीम ने, बल्कि पूरी टीम उनकी 47.2 ओवर्स में 194 रन्स बनाकर आउट हो गई। और इसमें उनकी तरफ से 35 रन्स बनाए मैरी विल्डर ने, जबकि 30 रन्स बनाए एमे हंटर ने। तो ये 2 उनके सिग्निफिकेंट स्कोर। और उनकी कैप्टन लॉरा डेल ने, उन्होंने 28 रन्स बनाए। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए, पाकिस्तान की बॉलर्स जो थी जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल की, जी हाँ 2, एक तो नाशरा सांधू हैं जिन्होंने 10 ओवर में 41 रन देके 3, और उनके साथ गुलाम फातिमा, इन्होंने भी 10 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। और जवाब में जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो फिर बैटिंग में सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 195 रन का हदफ पाकिस्तान ने हासिल कर लिया। मुनीबा अली ने 27 रन बनाए, वो आउट हो गई, लेकिन उनके बाद सिद्रा अमीन 91 रन्स, जी हाँ अनबीटन रही, सेंचुरी नहीं कंप्लीट हुई क्योंकि रन्स पूरे हो गए थे। 93 बॉल्स का सामना किया, 12 चौके लगाए और इनका भरपूर साथ दिया पाकिस्तान की कैप्टन बिस्मा मारूफ ने, वो भी नॉट आउट रही, उन्होंने भी 69 रन बनाए, 10 चौके इनकी इनिंग में भी शामिल थे। तो पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जा रहा है और ये मैच कहाँ होगा, सिडनी के तारीखी ग्राउंड में जहाँ पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी थी। और वहाँ पे अब मैच है बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड
ऑन द 9th of November। और दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड ऑन द 10th of November, और ये मैच होगा एट एडिलेड। तो पाकिस्तान को दोनों ग्राउंड का तो अब तजुर्बा हो ही गया है। मेलबर्न में भी खेल लिया पाकिस्तान ने, पर्थ में भी खेल लिया, एडिलेड में, सिडनी में। तो पाकिस्तान यूज टू हो चुका है तकरीबन अब ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से, और सिडनी सूट करता है एज वी ऑल नो स्पिनर्स को। तो पाकिस्तान को बेनिफिट तो होगा, लेकिन किसी भी टीम को आप लाइट नहीं ले सकते, हल्का नहीं ले सकते। आपको ऑन द डे परफॉर्म करके दिखाना होगा। जब आप परफॉर्म करेंगे ऑब्वियसली, अदरवाइज तो मुश्किल है। जिस तरह देख लें आप, साउथ अफ्रीका तगड़ी टीम होने के बावजूद नीदरलैंड से हार गई, पाकिस्तान अच्छी टीम होने के बावजूद जिम्बाब्वे से हार गई। तो ऐसे अपसेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन टीमों को भी छोटी टीमों से शिकस्त हुई। तो वही बात है कि ऑन द डे जो भी टीम अच्छा खेलेगी वही विनर करार पाएगी। तो पाकिस्तान को पिछली सारी परफॉर्मेंस को छोड़ दें, आगे पे फोकस करें कि अब जो हमारा मैच होने जा रहा है सेमीफाइनल का, तो वो हमें जरूर जीतना है। कुछ और कहा जा रहा है इस वर्ल्ड कप में, अब टीमों का जो एनालिसिस हो रहा है, तो कहा गया यही कि वो टीम आगे प्रोग्रेस करके आई है जिनका बॉलिंग अटैक। देखिए, इससे पहले जो ज्यादातर T20 मैचेस खेले गए, जो ज्यादातर प्लेशेट पिचेस मैं कहूंगा कि जहां बॉलर के पास मार्जिन नहीं था, अब जरा सा थोड़ा सा बैलेंस आपको पिचेस मिली है कि बॉलर भी परफॉर्म कर सकते हैं, बैट्समैन भी कर सकते हैं। तो यहाँ ट्रू चैंपियंस आपको नजर आएंगे कि कौन अच्छी पिचेस पे जहां बॉलर को असिस्टेंस मिल रही हो वहां परफॉर्म करता है, तो फिर उसकी क्लास नजर आती है। और ऑब्वियसली अगर बॉलिंग अटैक की बात की जाए तो अनलकीली फॉर साउथ अफ्रीका, अच्छा फास्ट बॉलिंग अटैक होने के बावजूद चोकर्स का टैग अभी तक उनके साथ लगा हुआ है और दे फेल टू रीच द सेमीफाइनल्स। लेकिन ऑन दी अदर हैंड होस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो ऑब्वियसली होम कंडीशन से सबसे ज़्यादा यूज टू था, लेकिन लक उनके साथ नहीं थी और वो भी क्वालिफाई ना कर पाए फॉर द सेमीफाइनल। फिर बात करते हैं न्यूजीलैंड की। जी हाँ, न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक देखा जाए तो बेहतरीन, बैटिंग ऑब्वियसली बहुत अच्छी है क्योंकि पावर प्ले में बैटिंग करने वाले बैट्समैन है, फिर मिडिल ऑर्डर उनका बड़ा स्टेबल है और लोअर मिडिल ऑर्डर। तो ओवरऑल टीम देखी जाए तो काफ़ी बैलेंस टीम नज़र आती है। इसी तरह अगर हम इंग्लैंड की टीम की बात की जाए तो सेम इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को आपको पावर प्ले, मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर और फास्ट बॉलिंग अटैक या बॉलिंग अटैक, सारे डिपार्टमेंट में आपको बॉक्सेस जो है वो टिक होते हुए नजर आते हैं। फिर इंडिया और पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो टू अनप्रिडिक्टेबल टीम्स व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग पंच मैचेस मैं बात करूंगा कि क्योंकि इन दोनों टीमों का जब आपस में मैच होता है तो वो ज़्यादातर मैच ऑफ नर्व्स होता है कि जो अपने नर्व पे ज़्यादा कंट्रोल करेगा, जो प्रेशर को अच्छा हैंडल करेगा वही विनर हो सकता है। तो ये दो टीमें हैं। इंडिया की बैटिंग लाइन अगर स्ट्रॉन्ग है तो पाकिस्तान की बॉलिंग डिपार्टमेंट उससे ही मतलब आप मुकाबला कर लें वैसे ही स्ट्रॉन्ग है। तो इन दोनों की बैटिंग वर्सेस बॉलिंग का मुकाबला है अगेंस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान। और स्पिनर्स की बात की जाए तो शायद पाकिस्तान के पास शादाब खान, जो कि इस टूर्नामेंट में अब तक सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं विद 10 विकेट्स। हाईएस्ट विकेट टेकर इज एंड्रिक नोकिया, लेकिन वो आउट हो गए क्योंकि उनके नंबर ऑफ मैचेस, क्योंकि उनकी रेस थी टुवर्ड सेमीफाइनल, उनका सफ़र ख़त्म हो चुका है तो अब वो मजीद कोई और मैच नहीं खेलेंगे। शादाब के पास चांस है कि वो सेमीफाइनल में भी परफॉर्म करें और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते तो फिर फाइनल में भी पाकिस्तान के लिए विकेट लें। तो देखते हैं शादाब खान कहाँ फिनिश करते हैं। और साथ साथ नवाज़ हैं, नवाज़ बड़े इकनॉमिकल और इंटेलिजेंट बॉलर हैं, यूटिलिटी प्लेयर हैं, बैटिंग में भी परफॉर्म करते हैं और आप उनको जो भी रोल दे दें तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए प्लेयर के अंदर। उसकी क्वालिटी है कि उसको जिस रोल में भी आप टीम में रखें वो आपको डिलीवर करके दिखाएं। और इफ्तिखार अहमद ने तो 2 परफॉर्मेंस दे दी हैं जनाब, एक अगेंस्ट इंडिया एंड एक अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और मैन इन फॉर्म और हाई ऑन कॉन्फिडेंस, वो भी अब पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट है। और साथ ही साथ मोहम्मद हारिस का टीम में वापस आना, ये पाकिस्तान के लिए मैं कहूँगा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि मोहम्मद हारिस जब टीम में आ गए हैं तो अब पाकिस्तान का वो थोड़ा सा जो सस्पेक्ट लग रहा था ना मिडिल ऑर्डर या टॉप ऑर्डर, इनके आने से एक तो वो इम्पैक्ट प्लेयर, एक वो इंटेंट वाली कि पाकिस्तान की इनिंग में नहीं नजर आती। अगर ये टॉप 3 में बैटिंग करते हैं तो आपको एक्सप्लोसिव स्टार्ट भी दे सकते हैं, गैमल कर सकता है। पिछले प्रोग्राम में ही कहा था कि पाकिस्तान इनको ओपन भी करवा सकता है। बाबर और रिजवान में से कोई इनके साथ एक ओपन करे तो आपको कहीं ना कहीं ये डिफरेंस तो ज़रूर फील कराएंगे। और ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है बाबर और रिजवान में से, इवन इनफैक्ट बाबर ये फैसला लें कि हाँ मुझसे अगर रन्स नहीं हो पा रहे, जो कि आज उन्होंने भरपूर कोशिश की शॉट्स लगाने की, लेकिन वो उनका स्टाइल नहीं है, नज़र आ रहा था नहीं खेला जा रहा, तो आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं। देखिए इवन अगर मैं सेक्रीफाइस की बात करूं
तो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन अगर बाहर बैठ सकते हैं आउट ऑफ फॉर्म होके, एरॉन फिंच की बात कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं बाबर आजम? आप टीम स्पोर्ट्स है, आप टीम के लिए कुर्बानी दे सकते हैं। हम आपको आउट टीम से करने की बात नहीं करें, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में तो इस वक्त नहीं कर पाएंगे हम, करना भी नहीं चाहिए। तो आप वन डाउन बैटिंग करने आ जाएं और मोहम्मद हारिस को रिजवान के साथ बैटिंग करवा दें, तो देखते हैं कि दोनों कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। दे बोथ बिलोंग टू केपीके, और हो सकता है जेल इन हो जाए और अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। और फिर उसके बाद से बाबर आजम आ जाएं, बाबर आजम के बाद इफ्तिखार, शादाब, नवाज, शान मसूद डिपेंड करता है कि अगर आपके अर्ली ऑन ज़्यादा विकेट्स गिर जाएं तो तब शान मसूद ऊपर आए। लेकिन जैसे आज वो आए और आके इंटेलिजेंट इनिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो खेल कर गए, मैच को फिनिश करके गए। देखिए फिनिशर का रोल होना चाहिए, तो एक ऐसा प्लेयर हो जो मेच्योर हो, जो अननेसेसरली शॉट्स ना खेले। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है शॉट्स की और आप बासानी मैच जीत सकते हैं, तो अपने ऊपर अनड्यू प्रेशर क्यों डालें विकेट थ्रो करके। तो यहाँ आपको क्रेडिट देना पड़ेगा शान मसूद का कि उनकी आज की इनिंग जो 24 रन बनाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। फिर बात करते हैं हम बॉलिंग अटैक की। जनाब बॉलिंग अटैक में शाहीन शाह अफरीदी का आज 4 विकेटें लेना बहुत इंपॉर्टेंट था, और उससे ये कि उनका खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा। 140 प्लस की बॉलिंग भी उन्होंने की KPH में, और साथ साथ बाकी पाकिस्तान के बॉलर हैं जिसमें हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर, तो पहले के मुकाबले में बेहतर आपको नजर आएगी। अभी तक पूरी तरह नहीं, अगर हमारे ओपनर्स क्लिक कर जाए तो फिर तो मैं कहूँगा कि इट्स आइसिंग ऑन द केक कि पाकिस्तान बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन गया। अब फील्डिंग की बात करें, जो न्यूजीलैंड को दूसरी टीमों पे आ जाए कि वो फील्डर्स बहुत अच्छे, पाकिस्तान उनको कहाँ काउंटर कर सकता है? ऑब्वियसली थ्रू स्पिनर्स, और रिवर्स स्विंग अगर होगी तो मोहम्मद वसीम जूनियर बहुत अच्छा उसके एक्सपोनेंट है रिवर्स स्विंग के। तो देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की बैटिंग, न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलिंग, क्योंकि जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड गया था खेलने तो लॉकी फर्गुसन जो है वो उस वक्त नहीं थे इस टीम का हिस्सा। अब वो इस टीम का हिस्सा है और वो एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग करते हैं। तो फास्ट बॉलर्स को पाकिस्तान किस तरह खेलेगा? ट्रेंट बोल्ट है, टिम साउदी हैं, लॉकी फर्गुसन है, ये 3 फास्ट बॉलर उनके खेलेंगे। फिर इश्क सोदी हैं और मिचेल सैटनर है। तो ये 5 मुझे लगता है कि ये उनके बॉलिंग अटैक होगा। लेकिन उनका जो ओपनिंग अटैक है, जो फिन एलन है और उनके साथ डेविन कॉनवे हैं, इनको पाकिस्तान को शुरू में एक स्टार्ट नहीं लेने देना कि वो पावर प्ले में ज़्यादा रन्स बना लें और पाकिस्तान के ऊपर अनड्यू प्रेशर आ जाए। तो पावर प्ले में पाकिस्तान को बड़ी बॉलिंग ऐसी करनी चाहिए कि पाकिस्तान रन्स जो हैं वो कम से कम दे। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप रन्स रोकने के चक्कर में गए ना, तो वो फिर आपसे काम, आप विकेट लेने के चक्कर आप कहें ठीक है मैं फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, तो 2 फील्डर जो आपने लेने वो कहाँ पे लेने हैं? और अगर वो पुल खेलने जा रहे हैं तो आप एक मिड विकेट लेने और एक स्क्वायर लेग लेने, तो देखेंगे वहाँ पे शॉट लगती है कि नहीं। आपको प्लान करके आउट करना पड़ेगा, गैम्बल करना पड़ेगा, विकेट को बाय करना पड़ेगा। अगर अर्ली ऑन आप उनके ओपनर्स को आउट कर देते हैं तो बाकी बैटिंग पे प्रेशर आ जाए, क्योंकि थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप देखें तो उनके ओपनर्स उनको बड़ा अच्छा स्टार्ट देते रहे। फिर केन विलियमसन उनके कैप्टन हैं, वो बड़ी मेच्योर इनिंग खेलते हैं, एंकर करते हैं पूरी इनिंग को, तो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनकी विकेट कितना जल्दी आप ले सकते हैं। फिर ग्लेन फिलिप्स हैं, हाईएस्ट बल्कि एक सेंचुरी भी स्कोर कर चुके हैं इस टूर्नामेंट की। और फिर रेस्ट ऑफ द बैटिंग जिसमें जिमी नीशम है और बाकी ऑलराउंडर्स आ जाते हैं, तो वहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपको जो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर जो है उसके अगेंस्ट स्ट्रेटजी जो है वो पाकिस्तान को अच्छी बनानी पड़ेगी, ताकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरा होमवर्क करके आए और फिर मैच जीत कर जाए। और साथ ही साथ प्रोग्राम का वक्त भी अब तकरीबन ख़त्म हुआ जाता है, और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बेहतरीन परफॉर्मेंस थे और पाकिस्तान की दुआएं जो हैं वो रंग लाएं और पाकिस्तान मैच जीते और साथ ही साथ फिर फाइनल के क्वालिफाई करें। हम वेट कर रहे हैं इंडिया का फाइनल में कि पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत के इंडिया के अगेंस्ट दोबारा खेले और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दोबारा 90,000 का क्राउड हो, इंडिया पाकिस्तान जैम पैक्ड और पाकिस्तान वहाँ से ट्रॉफी लेकर आए। तो ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ अवर शो। Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.